हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित सिंह है और मैं साइंस की पढ़ाई चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट फ्रॉम द बोर्ड, मैं बोर्ड पर से शुरू करूं, कुछ लिखा हुआ पढ़ूं या एक्सप्लेन करूं। चलिए हम जानते हैं कि केमिकल्स क्या होते हैं। आप जैसा कि जानते होंगे कि पूरी की पूरी एंटायर केमिस्ट्री इज फुलफिल्ड विथ केमिकल्स। यही केमिकल की स्टडी को ही हम केमिस्ट्री करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of chemicals and their changes is known as chemistry. तो मतलब केमिस्ट लोगों की स्टडी इज कॉल्ड केमिस्ट्री, यानी कि रसायन का अध्ययन करना। हमारे आसपास में जो रसायन है उसके अध्ययन को करने को हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्दर और भी पार्ट्स हैं, लेकिन अभी हमारे सामने 3 पार्ट्स हैं, जिनमें पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जो फिजिक्स केमिस्ट्री में छुपी हुई है, दोनों को कंबाइन करके जो होती है। यानी कि इन केमिकल्स का फिजिकल वर्ल्ड में क्या रिलेशन है, कैसे चीजों को ये करते हैं। जैसे हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉल्यूशंस क्या है? इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईश्वर की बनाई गई चीजों के जो हमारे आसपास में प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं, उनके अध्ययन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और वो चीजें जो अप्राकृतिक हैं, अननेचुरल है, जो नेचुरल नहीं है, उसकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है। केमिकल्स का मतलब कि तमाम एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सो ऑन, बहुत सारे हैं। ये सारे एलिमेंट्स, इनका अपना एक घर है, यानी कि एक ऑर्बिट है, एक सेल है। उसके अंदर में इनका न्यूक्लियस प्रोटेक्टेड है और नंबर ऑफ सेल्स और ऑर्बिट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इनको रिवॉल्व अराउंड करते रहते हैं। हमने क्लास 9th में पढ़ा भी था कि अलग अलग लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की। अब ये एलिमेंट्स होता क्या है कि जैसे हमारा घर है, हमारे घर में 2 लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं और तीसरा बंदा बेरोजगार है या उसके पास कुछ कमी है। तो जो 2 लोग कमाते हैं वो उसको मदद करते हैं ताकि वो भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स नोन अभी हैं, उनमें कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ सेमी मेटल्स हैं। मेटल्स हम किसे कहेंगे? मेटल्स यानी कि वो जिनमें डोनेट करने की टेंडेंसी हो, देने की टेंडेंसी हो, गिविंग टेंडेंसी हो। भाई आप समझो कि मेटल एक साहूकार है, एक बहुत बड़ा पैसा वाला, एक बैंकर है, एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा चीज। और नॉन मेटल क्या है? एक आम आदमी है जो तमाम परेशानियों से घिरा हुआ है और उसको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग लोगों से मिलकर के क्रेडिट लेकर के अपनी जरूरतों को पूरा करना है। तो metals are electropositive in nature and non-metals are electronegative in nature. इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जिस पे प्लस का साइन होता है, जो डोनेट करता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा NaCl, तो Na प्लस लिखा रहता है, Cl माइनस लिखा रहता है, Mg2 प्लस लिखा रहता है, Al3 प्लस लिखा रहता है। मैं एक स्पेशल क्लास करूंगा जिसमें मैं आपको वैलेंसी निकालना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना, उनका ग्रुप नंबर जानना, उनकी पीरियड जानना और उनकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग रूल्स के हिसाब से निकालना डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल तो ये सारे एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल्स, जाहिर सी बात है 2 अलग अलग है, दोनों की जरूरत है। इसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और इसके पास कमी है। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ेंगे? एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है तीसरी चीज की उत्पत्ति होगी। अब जाहिर सी बात है कि दूध है और दही थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो
अगर हमें बहुत सारी दही चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूध को उसमें मिलाना पड़ेगा। तो दूध की प्रॉपर्टी और दही की प्रॉपर्टी दोनों आपस में मिक्स होंगी, दही बन के आएगा ज्यादा मात्रा में। यानी कि दो अलग अलग नेचर की चीजों को एक साथ कंबाइन करके एक तीसरी चीज जिसकी एक नई प्रॉपर्टी हो। अब जैसे आटा है और पानी है, आटा जब पानी में मिल जाता है हम उसे गोथ लेते हैं, डब बना लेते हैं उसका, तो हम क्या बनाते हैं, रोटी। अब हम आटा तो फाकेंगे नहीं, हम तो रोटी ही खाएंगे। या फिर ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि हम 1 चम्मच आटा लें और 1 चम्मच पानी लें और उसको मुंह में घोल करके पी जाए, कहे हो तो गया काम, ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में रिएक्ट करा करके एक नई चीज का निर्माण करते हैं। दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। अर्थात जब दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ करके एक नई चीज की उत्पत्ति करते हैं, एक नई चीज को जन्म देते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हमने यहां लिखा है, here I have written the process by which two substances react or combines to form a new substance with new properties। अर्थात जब दो सामान आपस में एक प्रक्रिया के द्वारा, एक प्रोसेस के द्वारा जुड़ जाते हैं, टकराते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करना मतलब टकराना, कंबाइन करना मतलब जुड़ जाना, या जुड़ते हैं, टकराते हैं। क्यों? टू फॉर्म, यानी कि बनाने के लिए क्या, एक नया सामान, एक न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। क्लियर है? आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताएं कि क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं, कुछ लोगों से मैं सुनता हूं तो लोग कहते हैं अरे ऑनलाइन में क्या है, सैकड़ों वीडियो हैं, सब कुछ है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कराऊंगा। आपको कोई डाउट्स होगा, एक सेशन रखूंगा जिसमें मैं लाइव रहूंगा। लाइव आने के बाद आप मुझसे बेधड़क क्वेश्चन पूछेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा सेशन 1 घंटे का होगा, कि 2 घंटे का होगा या 5 घंटे का होगा, लेकिन जब कोई चैप्टर कंप्लीट करूंगा तो मैं आपके साथ घंटों तक रहूंगा, ताकि आप अपनी सारी डाउट्स को मुझसे क्लियर करके ले जाएं। आप कभी ये ना कहें कि ये भी अन्य चैनल वालों जैसा है, अपना ही क्वेश्चन लिखता है, अपना ही बताता चला जाता। नहीं, मैं सेशन से पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने क्वेश्चंस दें, ताकि मैं नाम लेकर के आपको सॉल्यूशन दे पाऊं, और मैं बकायदा उसकी पूरी सॉल्यूशंस PDF फाइल बना करके आपको दूंगा। आप उसे आसानी से लिखेंगे। और यही नहीं बच्चों, मैं NCERT की पूरी सिलेबस को कवर करूंगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब स्कूल के बोर्ड के एग्जाम्स के भी हिसाब से और लाइफ में आने वाले बड़े एग्जाम जिसे हम जॉब पाएंगे वहां से। और आपको तो पता ही होगा 8 से लेकर के 12 तक की साइंस जो है वो हमारे लाइफ में तब तक रहती है जब तक हम जीवित रहते हैं। सारी कॉम्पिटिशन्स इसी के इर्द गिर्द होती है, इसी के इर्द गिर्द से हमें पूछा जाता है, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो या डिफेंस जॉब हो या टीचिंग जॉब, किसी भी प्रकार कोई भी जॉब हो, आपको इस चीज को आप छोड़ नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं मैंने 10th तक साइंस पढ़ा, 11th में आर्ट्स ले लिया, आर्ट्स ले लिया तो साइंस से मेरा क्या लेना देना। अरे नहीं, लेना देना है, क्योंकि आप इस पृथ्वी के एक जीवित प्राणी हैं और विज्ञान से हमारा नाता कभी टूट ही नहीं सकता है। यह वह ज्ञान है जो हमारे जीवन पर्याय से शुरू होता है जब हम जाइगोट होते हैं, और इवन जब हम स्पर्म और ओवम की मीटिंग होती है वहां से ये लाइफ शुरू होती है, और हमारे पूरी ये बॉडी बनने तक और इस बॉडी के खत्म हो जाने तक सब कुछ साइंस है। तो साइंस कभी खत्म नहीं होता है। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री का तो बड़ा अच्छा संगम है भाई, हमारी बॉडी में भी बहुत सारी केमिस्ट्री है। अभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ है, मुझे गर्मी लग रही है, मैं स्वेटिंग कर रहा हूं, पसीने आ रहे हैं। अभी मैं कुछ खा रहा हूं, ऐसे करने लग रहा हूं, सीसा तुरंत मुंह से आवाज आ रही है, तीखा लग गया, ये हो गया, वो हो गया, बॉडी रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है चीजों पर। तो ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री हमारी लाइफ में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये समझने की चीज है। बुखार होगा, दवा खाएंगे, दवा खाएंगे तो क्या होगा, बुखार कंट्रोल होगा। बुखार किसे हुआ? हमें ना, पड़ोसी को नहीं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम दवा खाएंगे और पड़ोसी का बुखार ठीक होगा। हमारी बॉडी में जो भी दिक्कतें आएंगी वो चीजें कैसे दूर होंगी? दवा से।
तो दवा क्या है? इट्स अ केमिस्ट्री, जो हमारी बॉडी में आएगा, चीजों को सही करेगा। तो इसे अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा कि ये एक प्रोसेस है जिसमें दो सामान आपस में एक दूसरे से मिलाए जाते हैं ताकि एक तीसरा सामान एक नई प्रॉपर्टी के साथ जन्म ले सके, जिसका हम उपयोग कर सके। कुछ एग्जांपल्स हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, इन अ केमिकल रिएक्शन ओनली एटम्स आर रीअरेंज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, वैसा नहीं है कि हाइड्रोजन बन जाएगा कार्बन और कार्बन बन जाएगा नाइट्रोजन, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ उसके नंबर सीक्वेंस चेंज होते हैं, अटैच होते वक्त नंबर ऑफ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है ताकि एक नई प्रोडक्ट की नई प्रॉपर्टी बनाई जा सके। जैसे नहीं हम खाना बनाते हैं तो किसी चीज की एक निश्चित मात्रा में उस चीज को मिलाते हैं तो वो एक भोजन का रूप लेता है। अगर 1 किलो आटा में अगर 10 लीटर पानी डाल देंगे तो एक नया रूप ले लेगा। तो पहले तो हमें ये समझना है कि मात्रा क्या होती है। ये मात्रा यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, इसको सही से अरेंज कर दिया हमने। अच्छा, अब एग्जांपल क्या है? कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना केमिकल रिएक्शन है। तमाम केमिकल रिएक्शन है भाई साहब, सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। कुकिंग ऑफ फूड में तो पूरा का पूरा दिख रहा है। अच्छा, खाना बना यानी कि जाहिर सी बात है एक कॉम्प्लेक्स चीज को हमने तेल में डाला, गर्म किया, वो सॉफ्ट हो गया। तो दिस इज कुकिंग ऑफ फूड, और कुकिंग ऑफ फूड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध खट्टा हो जाता है, फट जाता है, क्या हो जाता है? पनीर बन जाता है, खोआ बन जाता है। अगर उसमें दही का हम जोरन डाल देते हैं तो वो दही बन जाता है, यानी कि वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। लोग नहीं कहते हैं कि आज हमारा दूध वाला थोड़ा लेट दूध दिया, गर्मी थी तो दूध फट गया। तो दूध ऐसे ही थोड़ी फट जाता है भैया, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। दूध भी तो बहुत सारी चीजों से मिल करके बना है। ठीक। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जो कॉम्प्लेक्स हमने अपनी बॉडी में जो हमने ग्लूकोज लिया है उसका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्यों होता है? ताकि हमारी बॉडी को हम एनर्जी दे सके। हम लोग इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे रेस्पिरेशन का भी बहुत बेहद पैमाना है। रस्टिंग ऑफ आयरन, एक लोहा लिया, रख दिया, भूल गए, मतलब भूल गए, बारिश लग रही है, हवा लग रहा है, तमाम चीजें लग रही है। एक दिन गए, अचानक से देखे अरे यार लोहे पे तो पीला पीला पाउडर जैसा जमा हुआ, ये क्या हो गया? भैया जंग लग गई। लोग कहते हैं लोहे में जंग लग जाना, तो जंग कैसे लग गया? हवा में लग गया। हाँ, हवा में ही लग गया। वो हवा को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसके मॉइस्चर कंटेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट। आपने देखा होगा हम कच्चे आमों को लाते हैं, तमाम केमिकल्स के जरिए उसको पकाते हैं, फलों को हम पका देते हैं, केमिकल्स की मदद से फल पक जाते हैं। तो यानी कि फ्रूट की राइपनिंग में फलों का पकना भी एक केमिकल रिएक्शन है। और प्लांट के आपको पता होगा कि फ्रूट में भी फाइटो हार्मोन्स होते हैं। वो हार्मोन्स जो प्लांट्स में पाए जाते हैं उन्हें हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। तो तमाम फाइटो हार्मोन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो मैं आपको एक विटामिन के और हार्मोन्स की स्पेशल क्लास दूंगा बायोलॉजी के अंतर्गत में, जिसमें मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो वनडे कॉम्पिटिशन से लेकर के बोर्ड एग्जाम से लेकर के हर जगह जरूरी है। सो डोंट वरी, मैं आपको एक क्विक शॉर्ट रिवीजन दूंगा इन चीजों का। नेक्स्ट, यहां पे आप देख रहे हैं एक छोटा सा रिएक्शन हमने देखा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, टकराए, आपस में रिएक्ट की, वाटर बन गया। अब ये बताओ आप, हाइड्रोजन क्या था? गैस था। ऑक्सीजन क्या था? गैस था। अब दोनों गैस थे, आपस में टकरा करके वाटर क्या बन गया? एक लिक्विड। तो माने दोनों की प्रॉपर्टी अलग थी। प्यास लगने पे हम हाइड्रोजन नहीं ले रहे थे। खाना अगर यहाँ फंस जा रहा था, अटक जा रहा था, हिचकियां आ रही थी, तो हम क्या कर रहे थे? सांस ले रहे थे? नहीं, हम पानी पी रहे थे। क्यों? क्योंकि पानी क्या कर रहा है? उस फूड पाइप में जो कंजेशन आ गई है उसको क्लियर कर रहा है, अगर कोई चीज कहीं फंस गई है। तो हमारा अगला पॉइंट है कि अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो उसकी कुछ विशेषताएं भी होंगी, कुछ गुण भी होंगे। तो क्या होते हैं वो? जैसे पहली चीज, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी कोई चीज होगा, कोई केमिकल्स आपस में टकराएंगे। भाई जाहिर सी बात है, जब हम रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, हम रोड पे चल रहे हैं और अचानक से उधर से कोई गाड़ी आई, हमसे टकरा गई, तो क्या हुआ? हम धड़ाम से गिर गए, फेंका गए, छितरा गए, है ना? तो क्यों?
क्योंकि भाई हम तो अपनी गति से आ रहे थे, वो आया 100 पर, मारा सीधे एकदम, हम लोग पहुंच गए एकदम 360 डिग्री हो गया भाई साहब, मतलब पता ही नहीं चला कहां चले गए। अच्छा, तो केमिकल रिएक्शन हुआ तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। एक एग्जांपल मैंने दिया, जैसे जिंक ग्रैन्युल्स है, जिंक जो है अब आपका क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा। आपको पता है इसमें क्या होने वाला है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि यहाँ पे प्लेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इधर उधर, वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से टकराएगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व होगा, तो हाइड्रोजन गैस हुआ ना, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। बहुत सारी चीजें हैं। अभी आप देखो, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं, कोई खाना हमने बनाया तो उसमें से स्मेल निकलती है, पड़ोसी पूछता है क्या भैया मछली उछली बन रही है क्या, पूछता है ना, तो उसको कैसे पता चला, वो आपके किचन में कढ़ाई में तो घुसा हुआ है नहीं। तो हवा में वो चीजें ट्रेवल करके, हम लोगों ने पढ़ा था ना 9th में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो इधर उधर मूव हो रहे हैं, वो सारी चीजें मूव हो रही है, तो लोगों की भाई हवा के जरिए वो वहां तक पहुंचा। लेकिन कब पहुंचा, जब वो हवा में गैस निकली। अगर वो गैस नहीं निकलती तो कोई कैसे बता सकता कि आपके कमरे में बदबू आ रही है, आपके कमरे में खुशबू आ रही है, ये कैसे जस्टिफाई करता हूं जब तक उसमें से गैस नहीं निकलता। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन हुआ है तो गैस निकलेगा। आप क्या कहते हैं, आप लोग जब कभी लंबी जर्नी में जाते हैं, कोई खाना बनाते हैं तो लोग कहते हैं यार प्याज मत डालना, बहुत जल्दी इसमें से बदबू आ जाएगा, है ना, ये केमिकल रिएक्शन है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। मम्मी सुबह सुबह आप उठते हो, रात का कुछ खाना बचा हुआ, आपको बहुत तेज भूख लगी, आपने कहा मम्मी अरे जो बचा हुआ वही दे दो, बहुत तेज भूख लगी। तो मम्मी क्या करती है, उसको ऐसे लगा करके सूंघती है, ऐसे करती है, उसका स्मेल लेती है। उन्हें अंदाज लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फूड जो है वो खराब हो चुका है, इसकी क्वालिटी खराब हो चुकी है, कहीं ये नुकसान तो नहीं करेगा, राइट। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब देसी एग्जांपल से समझिए तो कुछ इस तरह से, दूध है, दूध को हमने गैस पे रखा, दूध उबलना शुरू हो गया, उबलना शुरू हो गया। थोड़ी देर में क्या होता है कि उबलते उबलते गर्म होते होते एक परत उस दूध के ऊपर में आ जाती है जो उसमें मिलती नहीं है, जिसे हम जैसे क्या करें, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक ऐसी चीज जो इनसॉल्युबल होती है। केमिकल रिएक्शंस में जब कोई एलिमेंट्स आपस में टकराते हैं तो कभी कभी, या बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जब आपस में टकराते हैं तो एक ऐसी चीज बाई प्रोडक्ट बना देते हैं जो चीज उसमें मिल नहीं सकती है, वो निकल गई माने निकल गई, रेसिड्यू खत्म। चेंज इन कलर चेंज इन कलर का बेस्ट एग्जांपल आप मुझे ही देख लो। सबसे पहले अभी क्या हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर लग रहा है, गर्मी लग रही है, लोग नहीं कहते हैं गर्मी है, धूप लग गई, काले हो गए, जा रहे हैं क्रीम लगाएंगे, फेस वॉश करेंगे तो क्या होता है, चेंज इन कलर हो गया मेरे भाई। अभी आप आलू काट के रखते हो ना, आप सेव काट के रखते हो ना, थोड़ी देर में देखते हो उसका कलर बड़ा अजीब सा हो जाता है, जब कटता है तो बड़ा सुंदर डिलीशियस यम्मी, ओ माय गॉड कितना अच्छा एप्पल है, ऐसे करके रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन जब 10-20 मिनट तक उस सेव को खुला छोड़ दो, हवा से रिएक्ट करके एक नया रंग पकड़ लेगा। अब हम कहेंगे लगता है ठेले वाले ने सड़ा गला सामान दे दिया है, खराब सामान दे दिया है। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि चीजों की प्रॉपर्टी होती है कि वो चीजों से रिएक्ट करके एक नई कलर को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड है और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट से अपना रिएक्ट कर रहा है। क्या करता है, इसमें चेंज इन कलर हो जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन में आप देखेंगे चेंज में कलर होगा, जब बाई प्रोडक्ट बनेगा तो एक नई कलर निकल के आएगी। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में बेस्ट एग्जांपल, घर में आपने देखा होगा चूना आपने देखा होगा। जब पहले के जमाने में ये सब जो इतने तमाम ये लेमिनेशन वाला पेंट और ये पता नहीं कौन कौन सा ऐड आता है, बाहरी दीवार और भीतरी दीवारों को चमकाए, तो उन दिनों हमारे पास चूना हुआ करता था। चूने में अलग अलग रंग मिला करके हम लोग घरों को रंग दिया करते थे। लेकिन कभी आपको याद है, आपने देखा होगा, जैसे ही जिस बकेट में, जिस बाल्टी में उस चूने को डाला जाता था तो उसमें से बबल्स निकलने लगते थे, गर्माहट महसूस होती थी, हाथ डालने पे हाथ जल जाता था। तो क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। मतलब चूने को पानी मिला और अब वो एक रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। और उसका नेचर क्या है कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है। सरल भाषा में आपको ऐसे समझाएं कि आपने देखा होगा कि दही ठंडी होती है,
और दूध गर्म होता है। तो दूध को जब हम दही में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उसका जो नेचर है, दूध की जो नेचर है वो बदल जाती है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। दही गर्म नहीं होता है। दूध से जब दही बनता है तो दही की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। चेंज इन स्टेट, बेस्ट एग्जांपल बर्निंग ऑफ कैंडल। अरे फिल्मों में जीप पे मोमबत्ती लगा करके पड़ रहे। पहले क्या सिस्टम था, अरे यार मैं तो बड़ा संघर्ष किया हूँ। क्या था ना, घर में लाइट नहीं थी तो मोमबत्ती क्या थे, जीप पे रख करके और ये ऐसे पढ़ा करते थे हैं, खंभे को नीचे उल्टा लटक के, मालूम पड़े इंसान नहीं है, चमगादड़ है। अजीब अजीब कहानियां, सफल लोगों की सैकड़ों कहानियां, वो कुछ भी बोल देंगे, हम कुछ भी मान लेंगे। हालांकि ये बात सही है कि सफलता के पीछे दर्द छिपा होता है, संघर्ष छिपा होता है। मैं भी संघर्ष कर रहा हूं, ये बात नहीं है, लेकिन संघर्ष की मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। वह तो आपको देख करके ही समझ में आ जाती है कि आपने जीवन में कितने पापड़ बेले, है ना। सोना बताता है क्या कि मैं कितना जला हूं, गला हूं? उसकी चमक बता देती है कि उसको कितना घिसा गया होगा। ठीक उसी तरह से अब उसका स्टेट बदल रहा है। कोई चीज है, वो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड हो गई, लिक्विड से गैस हो गई, तो क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है। हमने पढ़ा था ना स्टेट्स ऑफ मैटर, तो क्या क्या स्टेट्स पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, दो और थे। तो सॉलिड से लिक्विड बना कोई चीज। अभी जैसे सपोज मान लो कि आप आइस है, बर्फ, और बर्फ को हमने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया, थोड़ी देर में गर्मी हुई, रिएक्शन हुआ, वो पानी बन गया, तो चेंज इन स्टेट हुआ ना। अब ऐसा तो है नहीं कि प्यास लगने पे बर्फ के सिल्ला जो है हम लोग अपने मुंह में डाल लेंगे, कहेंगे यार अंदर में भी हो जाएगा एडजस्ट, ऐसा नहीं होता। तो चेंज इन स्टेट होता है कब, इन अ केमिकल रिएक्शन। अब चलिए हम समराइज करके 2 मिनट में आपको बताते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा इस चैप्टर में व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, दो एलिमेंट आपस में टकराएंगे, एक नई चीज बनाएंगे, उसकी नई प्रॉपर्टी होगी। ठीक, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, खाना बनना, ये करना, वो करना, रेस्पिरेशन होना, बर्निंग होना, कैंडल वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें क्या थी, केमिकल रिएक्शन थी। फिर हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल जो रिएक्शन होते हैं उसकी विशेषताएं क्या होती है, तो विशेषताओं में हमने सबसे पहले पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें गैस निकलेगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा चेंज इन कलर, यानी कि जब दो चीजें आपस में टकराएंगी तो रंग भी बदलेगा। चौथी चीज हमने क्या पढ़ा, चेंज इन स्टेट, कलर तो चेंज हो गया, अब ऐसा स्टेट भी चेंज होगा। स्टेट माने अवस्था, कोई चीज ठोस है और ठोस से द्रव्य बन गई और द्रव्य से गैस बन गई, तो पूरा का पूरा चीज चेंज हो गया ना, उसका पूरा रूप बदल गया। रूप बदल गया मतलब चेंज इन स्टेट हो गया। और फिर चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ। ऑब्वियसली बर्फ बहुत ठंडा होता है, लेकिन जब वह पिघल जाता है तो वो उतना ठंडा नहीं रहता है, वो गर्म हो जाता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन से ये चीजें होंगी। आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया या नहीं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आया हो, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो ढेर सारा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। वो टिन टिन करके वो जो नहीं होता है उसमें, मतलब मैं थोड़ा टेक्निकल नहीं हूं, मुझे नहीं पता है, मतलब जो एक घंटी जैसा एक निशान बना रहता है ना सब्सक्राइब के बगल में, उसको दबा करके ऑल वाला कर देंगे, ताकि मैं जब भी कोई कंटेंट बनाऊं तो आपको सर्च ना करना पड़े, मैं आप तक सीधे पहुंचूं। मैं प्रॉमिस करता हूं अगली कुछ वीडियोस में हमारा आपका रिलेशन वैसा ही होगा जैसे आप किसी कोचिंग में जाकर के टीचर के सामने बैठ करके पढ़ते हैं। आई प्रॉमिस यू। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं ताकि एक नई चीज बनाई जा सके जिसकी नई प्रॉपर्टी हो, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये केमिकल रिएक्शंस कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे, जैसे किसी ने कहा कि वाटर है अब उसमें चूना मिला दो, ठीक है,
तो हम क्या कर रहे हैं कि एक रिएक्शन कर रहे हैं। अब चूने को क्या कहते हैं, पानी को क्या कहते हैं? अगर हम चूना पानी ऐसे करके लिख देंगे तो ये हो सकता है कि जापान में और चाइना में बैठा हुआ आदमी उसको चूना नहीं कहता हो, कुछ और कहता हो। तो केमिस्ट्री में प्रत्येक एलिमेंट्स को सिंबल्स में और उनके फॉर्मूलाज में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे वाटर को वाटर कह रहे हैं, ये सही है, लेकिन वाटर का एक केमिकल नेम भी है, डाइहाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये नाम पूरे वर्ल्ड में IUPAC के द्वारा फेमस है। पूरी दुनिया वाटर को H2O जानती है, वाटर जाने या ना जाने, पानी कहे, कोई जल कहे, कोई कुछ कहे, कोई नीर कहे, लेकिन ये भाषाएं अलग हो सकती हैं। लेकिन केमिस्ट्री के लिए जो लैंग्वेज है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके फॉर्मूलाज में और सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। Chemical reactions are represented by symbols and formula of substance। उस सब्सटेंस का जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके सिंबल्स में यानी कि संकेत के अक्षरों में, जैसे कार्बन को C कहना, हाइड्रोजन को H कहना, ऑक्सीजन को O कहना, तो क्या हो गया, उसका सिंबल हो गया। और वाटर को H2O कहना, तो क्या हो गया, वाटर का फॉर्मूला हो गया। तो उस सब्सटेंस का, उस सामान का फॉर्मूला या सिंबल, इस दोनों रूप में उसको रिप्रेजेंट करना इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। आपको मालूम होगा कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट बिकम्स प्रोडक्ट। तो चलिए हम जान लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। सपोज मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि A है, एक एलिमेंट है, एक सब्सटेंस है जो B नाम के सब्सटेंस से टकराया और उसने AB बना दिया। तो A अलग था, A की अलग प्रॉपर्टी थी, B की अलग प्रॉपर्टी थी और AB बिल्कुल इससे अलग है। दोनों की प्रॉपर्टी को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनेगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें हमें केमिकल रिएक्शन में दिखती हैं, LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिखती हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में इन दोनों के कंबाइन करने से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो reactants react together, combine together to form a product in a chemical reaction. So what I have written here, reactant becomes product in a chemical reaction. यानी कि जो रिएक्टेंट होते हैं, जो आपस में जो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, टकराते हैं, वही बाद में जाकर के प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपसे कहा कि शरबत बनाओ, तो आपने शरबत के लिए क्या लिया, चीनी लिया और पानी लिया। तो चीनी और पानी दोनों रिएक्टेंट है और चीनी पानी मिलकर के एक मीठी शरबत बन गई। तो मीठी शरबत क्या है, प्रोडक्ट है। उस शरबत के अंदर में चीनी का भी गुण है और पानी का भी गुण है और उसमें दोनों चीज को कंबाइन करके एक नई चीज बने। केमिकल इक्वेशंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को अगर सरल भाषा में हम कहें तो यूं समझिए कि हम घर से 10 रुपए लेकर के निकले कोई सामान लेने के लिए, लेकिन घर पर सामान लेकर के पहुंचे 8 रुपए। तो हमारी माता जी ने हमसे पूछा कि बेटे हमने तो आपको 10 रुपया दिया था, तो 2 रुपये हुआ क्या? आपने क्लास 9th में पढ़ा भी था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अर्थात न मास क्रिएट होता है और न डिस्ट्रॉय होता है। इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जो चीज, चलिए अब ऐसे समझिए कि अगर 10 ग्राम चावल है और 5 ग्राम कंकड़ है, अब चावल और कंकड़ रिएक्टेंट हो गया, दोनों को मिला दिया तो 10 और 5 बनेगा कितना, 15। न वो 16 बनेगा न वो 12 बनेगा। अगर वो 12 बनता है या 16 बनता है तो आप कहोगे अरे यार मैंने तो 10 ग्राम चावल 5 ग्राम कंकड़ में मिलाया था, 15 ग्राम होना चाहिए था, ये तो 12 ग्राम है, यानी कि कुछ गड़बड़ है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशंस होते हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं।
और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होते हैं जो उसे फॉलो नहीं करते, विच डजंट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहने का मतलब यह है कि हमारा मास संरक्षित रहेगा, ना तो वो क्रिएट हो रहा है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो रहा है केमिकल रिएक्शन के अंदर में। यानी कि जब हमने 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया तो वो 2 लीटर होना चाहिए, ना कि 1.5 लीटर। हम कहेंगे यार 1 लीटर दूध था, उसमें 1 लीटर हमने पानी मिला दिया, अब हो गया वो 2 लीटर, तो हुआ ना 1 + 1 = 2। तो ये बराबर होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट साइड में 2 चीजें हैं जिसकी वजन 4 ग्राम है, 4 ग्राम्स है, तो दोनों का 4 ग्राम है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? 4 ग्राम होगा, क्योंकि उसमें से कोई एक हो सकता है, क्या रहा होगा, या तो 3 + 1 होगा तो 4 बनाएगा, 2 + 2 होगा तो 4 बनाएगा, 4 और +0 होगा तो भी वो 4 ही रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड और रिएक्टेंट साइड will be always equal to the number of atom present in product side. Students, इसको मैं इक्वेशन के रूप में समझाता हूं। देखिए आप यहां देख सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इसमें हमने क्या किया कि मान लीजिए हमने लिखा H2 और O2। H2 क्या है? हाइड्रोजन है। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। फॉर्मूले के हिसाब से हमारा बन गया H2O। लेकिन हमने इसको देखा कि यार हाइड्रोजन तो 2 बन रहा है, लेकिन ऑक्सीजन तो सिंगल है, यहाँ ऑक्सीजन 2 था, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो हम उसे क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन से पहले 2 लगा दें और यहाँ पे हाइड्रोजन से पहले 2 लगाएं, तो आप देखेंगे 2 × 2 = 4, यानी कि हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे 2 × 2 = 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। 2 दूनी 4, हाइड्रोजन भी 4 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन इस प्रोडक्ट में 2 दूनी 4 यानी कि 4 है। ऑक्सीजन यहां भी 2 है, और आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहां भी 2 है। ये हुआ हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर मैं इसी चीज को H2 और +O2 लिख करके H2O छोड़ देता तो ये बैलेंस नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता, क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 दिख रहा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है। तो हमने क्या पढ़ा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जो अणुओं की संख्या होती है, वह प्रोडक्ट साइड के अणुओं की संख्या एटम्स के नंबर्स के इक्वल होती है। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दोज टाइप ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट टाइप ऑफ अ इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर रहेंगे, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, आप मुझे प्रत्येक टॉपिक को टैग करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ है। मैं एक बार फिर आपसे बता दूं कि ये सारे टॉपिक्स करने के बाद हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, बोर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और कंपटीशन में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं वो मैं जरूर सॉल्व कराऊंगा। अभी आप जो बोर्ड पे लिखा हुआ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब मैं लाइव सेशन में आऊंगा, जब आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से, जब मैं यूट्यूब के क्राइटेरिया को फुलफिल कर लूंगा और मैं लाइव आ सकूंगा, तो मैं आपसे लाइव बात करूंगा और उसमें मैं आपके प्रत्येक प्रश्न को आपके सामने हल करके दूंगा। और अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे, आप कहेंगे कि सर आंसर समझ में नहीं आया, तो मैं आपको अन्य कई तरीकों से उसे समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैंने साइंस इसलिए नहीं पढ़ाना है कि मुझे पॉपुलर होना है, मुझे साइंस इसलिए पढ़ाना है कि जो बच्चे इस कोविड जैसी पेंडेमिक में उनके पेरेंट्स की जॉब छूट जाने की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स के बंद हो जाने के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो बच्चे अच्छे से पढ़ सके। और दोस्तों, भाइयों, स्टूडेंट्स, आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए, मुझे आप अपने प्यार से उस जगह पे पहुंचाइए
और मैं निरंतर यह प्रयास करूंगा कि मैं आपके सभी प्रश्नों का समाधान दे सकूं। अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।